बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी ऐसी दुनिया का तस्वर किया है कि जिसमें कोई कानून ना हो, ना कोई कानून नाफिज करने वाला? क्या वो खुद मुख्तारी और आज़ादी की अलामत है या जंग और लड़ाई का आगाज? आज का मिडल ईस्ट ऐसे ही सवालों का सामना कर रहा है। आज अमेरिका मिडल ईस्ट में जंग हार चुका है। वो कोई सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं रहा। ना अरबों को उस पर यकीन है, ना ही बाकी दुनिया को। ऐसे में हर कोई अपनी मदद आप के तहत चल रहा है। पर सवाल यह भी तो बनता है कि क्या अमेरिका ही शुरू से सब मसलों की जड़ नहीं था? तो फिर उसके जाने पे रोना कैसा? क्या इस नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे जो अमेरिका की एब्सेंस में उसके जाने से क्रिएट हो रहा है, क्या उस पे हमें खुश होना चाहिए या गमगीन? इन सब सवालों का हल हम आज के इस आर्टिकल में देखेंगे, जो कि बात करेगा इस नए मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे जो कि बन चुका है आफ्टर द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। दुनिया मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है। और उसकी सबसे क्लासिक एग्जांपल, उसका द मोस्ट क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस इज मिडिल ईस्ट, जो कि मिडिल ईस्ट में हमें नजर आ रहा है। आज हम उसी को देखते हैं कि अमेरिका के जाने के बाद क्या सिक्योरिटी पैराडाइम बन चुके हैं। एक तरफ मिडिल मिडिल पावर्स इमर्ज हो रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की। एक तरफ ईरान है जिसको रशिया की सपोर्ट और चाइना की सपोर्ट हासिल है। एक तरफ सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड, खास करके यूएई, इज कोऑपरेटिंग विद इजराइल एंड सपोर्टेड बाय यूएसए। तो अब ना परमानेंट एनिमीज हैं, ना परमानेंट फ्रेंड्स। तो इसी को देखते हैं आज। सबसे पहले भाई, पहले था यहाँ पे ना, मिडिल ईस्ट में जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था, इट वाज परचेज सिक्योरिटी। अमेरिका ही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था सब अरब कंट्रीज का। बट अब वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब उस सिचुएशन चेंज होने के कॉल फैक्टर्स कौन से हैं, क्या ड्राइवर्स हैं? सबसे पहले तो है भाई ईरान वॉर। ठीक है, उसके बाद अरब कंट्रीज ने ये रियलाइज कर लिया है कि भाई अमेरिका काम का नहीं है, वो काम में नहीं आता। उस वो सिर्फ एक का सगा है, जो जो है इसराइल। इसराइल के अलावा कोई वो किसी का सगा नहीं है। उसके अलावा अब कंट्रीज ने ये भी रियलाइज कर लिया है, अरब कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने, कि भाई किसी के साथ एक तरफ नहीं होना, हमें करनी है हेजिंग, जिसके फायदा मिले उसकी तरफ हो जाओ। फिर दूसरा, यूएस की कमिटमेंट्स का कोई भरोसा नहीं रहा। सही है। उसके क्लोज एलाइज पे हमला होता है, कोई जवाब नहीं देता। सिक्योरिटी पैक्ट्स की कोई अहमियत नहीं होती, जो नेतन्याहू कहेगा वही होगा। तो भाई ऐसे में सब कर रहे हैं अपनी मदद आप। नाउ दिस आर्टिकल डिस्कसेस a few things. Let's go through each. सबसे पहले ये बात करता है कि द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान हैज profoundly redefined regional security architecture. The region is moving away from historic US-led bilateral and multilateral purchase security framework toward a multipolar, regionally owned system. The new architecture will be shaped by what's outcome, the need for local stabilization, many lateral collision, shifting US commitments, and imperative to prevent global economic crisis. अब भाई ये जो जंग है ना, वो डिटरमाइन करेगी कि कौन इस पूरे रीजन पे हेजमनी अपनी स्टेब्लिश करता है, और जो यहाँ पे जीतेगा वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में दैट विल बिकम एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। और वो उसका सबसे मेन जो चौक पॉइंट है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। उस पर भी आते हैं। अब देखते हैं कि भाई कौन अमेरिका के अमेरिका की जो पावर कम हो रही है उसके रिस्पॉन्स में कौन कौन से ब्लॉग्स इस्टेब्लिश या इमर्ज हो रहे हैं। सबसे पहले ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि भाई एक जो ब्लॉक इमर्ज हो रहा है वो है क्वार्टलेट एंड रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक। चार कंट्रीज हैं जो कि इसको लीड कर रही हैं: पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्की। इनका फोकस क्या है कि भाई रीजनल स्टेबिलिटी को अहमियत देनी है, पीस क्रिएट करना है। सही है। ईरान को भी काउंटर बैलेंस करना है, बट
the main priority is to create the regional peace. सही है. एंड मीन वाइल दे आर आल्सो वर्किंग फॉर पैलेस्टीनियन रिकॉग्निशन. उसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को किस तरह से उसमें एस्केलेशन रोकें, ये सब इन कंट्रीज की एफर्ट है. सही है. उसके अलावा जो दूसरा ब्लॉक इस्टेब्लिश हो रहा है, इट इज अंडर अब्राहम अकॉर्ड्स. अब अब्राहम अकॉर्ड क्या हैं? बेसिकली ये एक एफर्ट थी, खास करके यूएस लेड, जब ट्रम्प का पुराना दौर था, तो उसमें उसने कोशिश की थी कि इसराइल के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट किया क्रिएट किया जाए, नॉर्मलाइजेशन क्रिएट की जाए. तो सबसे पहले उसको साइन किया यूएई और बहरीन ने. उसके बाद सूडान ने, सूडान एंड मोरक्को. सूडान ने रेटिफाई नहीं किया. देन it was extended to Syria, Lebanon, and Saudi Arabia, though they have not formally announced it. But once they were on the verge of normalization, फिर Kazakhstan has also agreed to join, and Israel has also expanded this to Somaliland. सही है. In exchange for certain benefits and promises. सही है. तो एक तरफ ये सिक्योरिटी शील्ड बन रही है. अब इस ये नज़र कहाँ आ रही है? इसी ईरान वॉर में हम देखते हैं कि इसराइल जो है वो एयर डिफेंसेस प्रोवाइड करता है यूएई को. फिर इसराइल यूएई और सेंट्रल कमांड में रेडार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेज़र शील्ड से रिलेटेड कॉपरेशन हमें नज़र होता आ रहा है. अबू धाबी और इसराइल में, इनमें एडवांस वेपन का एक्सचेंज होता है, ड्रोन मिसाइल पे बातें होती हैं, जस्ट टू काउंटर ईरान. तो भाई UAE or other countries are all prioritizing their security over ideology और जो पुरानी, आप कह सकते हैं कि जो the previous alliances थी, they are winning in the face of security needs. तो इसराइल कुछ भी करे, यूएई के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी सिक्योरिटी है. सही है. तो नाउ द अलायंसेस आर शिफ्टिंग. सही है. अब इस अकॉर्ड का इम्पेक्ट क्या हुआ है कि जो अरब स्पिरिट एंड अरब यूनिटी, सऊदी अरेबिया की जो है, एज इट कंसिडर्स इटसेल्फ एज द लीडर ऑफ द उम्मा. तो उनके कुछ अपनी डिमांड्स थे कि भाई फ़लस्तीन पे हमें गारंटीज चाहिए. सही है. तो इससे क्या हुआ है, यूएई और जो है सऊदी अरब में रिफ्ट आ चुका है. फिर इसराइल का जो फुट होल्ड है वो बढ़ चुका है. सही है. अमेरिका के जाने के बाद इसराइल्स फुटप्रिंट इन मिडिल ईस्ट सीम्स टू बी इंक्रीजिंग. एक चाइनीज एनालिस्ट हैं, उनका भी कहना है कि वन ऑफ द विक्ट्रीज दैट इसराइल वुड गेन फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट इज के अमेरिका चला जाएगा, पीछे स्पेस क्रिएट होगा और उस स्पेस को फिल करेगा इसराइल, नॉट इवन चाइना और रशिया. बट इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द आउटकम ऑफ द वॉर. इस वॉर में क्या होता है उससे हमें पता चलेगा कि इस पूरे खित्ते का लीडर कौन बनेगा. सही है. तो अभी तक हम यही समझे हैं कि भाई ये तीन चार ब्लॉक्स हैं जो विच आर फाइटिंग फॉर द वैक्यूम दैट इज क्रिएटेड बाय अमेरिकाज वेनिंग पावर इन द मिडिल ईस्ट. अब उसका सबसे स्ट्रॉन्ग डेटरमेंट और डिटर्मिनेंट और उसके अलावा जहाँ पे वो जंग होगी या जिससे डिसाइड होगा, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. द ऑथर आर्ग्यूज के भाई द वॉर्स आउटकम विल डिसाइड इफ ईरान और द यूएस कैन इम्पोज इट्स विल, कीपिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन और ब्लॉक्ड. तो इससे डिटरमाइन होगा कि भाई कौन अपनी रिट मनवा सकता है, विच इज़ टू बी डिसाइडेड. अभी तक तो ईरान हैज़ बीन रेजिलियंट. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अपना कब्जा जमाए रखा है. एंड बट इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट इट इज़ सस्टेनेबल. ना ही ईरान के स्टेप सस्टेनेबल हैं लॉन्गर टर्म, ना ही यूएस के जो है लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल हैं. बट मसला ये है कि इससे अफेक्ट हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी, इसीलिए दूसरे एक्टर्स इसमें एंगेज होंगे. पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट. सही है. यूएस इज एंगेजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. और दूसरा इससे क्या होगा
कि डाइवर्सिफाइड अलायंसेस क्रिएट होंगी। अब देखें अरब गल्फ कंट्री जो कि पहले ओपेक के थ्रू एक जत्था होते थे, अब वो एक नहीं रहे, वो अलग हो चुके हैं, सही है। दे डू नॉट बिलीव कि अमेरिका इज अ reliable partner, so they are looking for different partnerships with China, with Russia, with Pakistan, so the alliances are changing. There is, you can say, a war for survival, सही है। उसके अलावा बट द ऑथर आर्ग्यूज कि देर आर सम स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स। वो कौन से हैं कि इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो रहा, क्या होगा उसका कुछ नहीं पता। विद इन अरब जीसीसी बहुत सारे मसले, खास करके यूएस, सऊदी अरेबिया और यूएई का आपस में मसला चल रहा है। फिर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन नहीं है मिडिल ईस्ट में कोई भी। जिस तरह ईयू है, यूरोपियन जो है आपका यूनियन है, एस आसियान है, सार्क है, इस तरह से मिडिल ईस्ट में कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे बैठ के बातें हो सकें। ओआईसी इज रिडंडेंट, ओआईसी अपना काम नहीं कर रहा। और इन फ्यू, देखिए ओआईसी भी तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट बिकॉज somehow they'll have to engage with Israel even. So this is a structural impediment. So what can we deduce out of this entire discussion? That the Middle East has become multipolar. It is, दुनिया मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है, और उसका सबसे प्राइमरी एग्जांपल है मिडिल ईस्ट की आज की सिक्योरिटी कंडीशन, ठीक है। द रीजन इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ यूएस लेड अलायंस टू मल्टीपोलर रीजनली ओन्ड ऑर्डर। New mini-lateral groupings, quadrilateral triangles, and hedging will define the future. Abraham Accord created a shield for signatories, notably UAE, and reshaped Arab alignment. Strait of Hormuz remains the critical pivot of global energy security. Gulf states are diversifying alliances beyond US with Russia and China, but core obstacle remains Israel-Palestine issue, inter-Arab rifts, and lack of inclusive regional institutions. द न्यू मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर विल बी डिफाइंड, यही बातें हैं। बट बात यह है कि मिडिल ईस्ट की डेवलपमेंट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेंगी। दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से गुजरता है। तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द द वर्ल्ड एट लार्ज। उसके अलावा दिस इज गोइंग टू बी एन आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर टू, because this more of this war also has a religious angle to it. Then it is going to be a matter of जो है एक बड़ा मामला होगा ऐसे कंट्रीज के लिए जो कि बीच, एक तरह से बीच में खड़े हैं। क्या वो इसराइल की तरफ, सॉरी, क्या वो ईरान की तरफ होंगे या सऊदी की तरफ होंगे। यूएई और सऊदी की रिफ्ट ने पहले से ही मुस्लिम उम्मा को फर्दर डिवाइड कर दिया है। तो दिस प्रेजेंट्स हॉब्सियन वर्ल्ड। हॉब्सियन वर्ल्ड वो है जो स्टेट ऑफ नेचर है, जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई कोई कानून नहीं है, कोई कानून नाफिज करने वाला नहीं है। तो दिस हैज़ बिकम a state of anarchy. But the good thing is, from America's winning power, there is an opportunity for the regional actors to take the decisions for themselves. But history will decide the fate of this region and the world. Thank you.